झारखंड विधानसभा में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की मांग तेज हो गई है। कुछ दिन पहले तमाम विधायक बीजेपी के और सांसद राज्यपाल से मिलकर ये गुहार लगाए कि वो इस मुद्दे का समाधान निकाले और बाबूलाल मरांडी को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए। दरअसल लेकिन इस बात को लेकर जितना जीरा सदन के अंदर या सड़कों पर हो रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए उस मुद्दे पर RN सहाय जी हैं, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं और इस पूरे मामले की जानकारी भी रखते हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले ही एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि स्पीकर जो स्वतः संज्ञान दल बदल मामले में नहीं ले सकते, वो रॉन्ग है कानूनतः रूप से। अब बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष की मांग को लेकर बीजेपी अपना हल्ला हंगामा कर रही है, तो क्या जो बयान आ रहे हैं कि पिछली सरकार में उस समय भी जब बाबूलाल न्याय मांग रहे थे तो 4.5 साल लग गया स्पीकर को फैसला देने में, तो इस समस्या का समाधान या सेम तरीके का केस को 2 साल में कैसे बीजेपी मांग कर रही? तो ये तो एक पॉलिटिकल बयान है। आप कानूनी तौर पे बताइए कि क्या इतना संभव है स्पीकर को इस पे त्वरित फैसला लेना? आप नेता प्रतिपक्ष के बारे में पूछ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा पार्लियामेंट में 1977 में पहली बार उठा। उसके पहले मान लिया जाता था कि सरकार के विरोध में जो पार्टी सबसे ज़्यादा MP उस समय लाया करती थी वो विरोध में रहती थी। आपको पता होगा पार्लियामेंट में पहला, दूसरा, तीसरा जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस ही भरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये माना गया कि नहीं साहब, अब प्रतिपक्ष भी उभर कर आ रहा है तो उसका एक नेता होना चाहिए, उसका एक चेहरा होना चाहिए, ताकि वो जब बोले तो लगे कि सरकार के खिलाफ विपक्ष एक होकर के बोल रहा है। तो 77 में, 81 में कानून नियम बने। अभी हमारे झारखंड विधानसभा में विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन का जो नियम बना, तो उसका द्वितीय संस्करण 2008 का है। उसके अंदर नियम 315 में प्रावधान है कि विधानसभा अध्यक्ष स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना सकते हैं। उस स्टैंडिंग ऑर्डर में नेता प्रतिपक्ष का भी जिक्र है। उसके स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 77 सब सेक्शन 3 में उसमें कहा जाता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो सरकार के विरोध में सरकार से अलग सबसे बड़ी पार्टी है और जिसका 10% से ज़्यादा संख्या है, जैसे झारखंड में 81 है तो 9 या 9 से ज़्यादा है, तो वैसी पार्टी नेता प्रतिपक्ष दे सकती है, लेकिन बशर्ते वो सबसे बड़ी पार्टी हो सरकार के विरोध में, या विरोध में नहीं, सरकार के अपोजिशन में दूसरे तरफ। तो आज के डेट में 27 MLA के साथ 81 विधानसभा वाले सदन में 1/3 MLA रखने वाली भारतीय जनता पार्टी ने श्री बाबूलाल मरांडी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और MLA हैं, उनको प्रपोज किया कि मैं बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नामित करता हूँ। तो नियम ये है कि विधानसभा अध्यक्ष सिर्फ वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि यदि 10% से ज़्यादा MLA है बीजेपी को और यदि वो व्यक्ति MLA हैं तो उनको नामित कर देना, मान्यता प्राप्त दे देना है, मान्यता दे देना है। उनको डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने
तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। लेकिन अभी तो ये चल रहा है जीरा इस बात को लेकर कि बाबूलाल को माना जाए कि नहीं बीजेपी के वो एमएलए हैं। जो एक तर्क आ रहा है बीजेपी के तरफ से कि जब इलेक्शन कमीशन ने उनको मान लिया, उन्होंने राज्यसभा में वोट दिया, तो उसके बाद क्यों नहीं। लेकिन एक आंकड़ा पेश किया जा रहा है कि वो 3 विधायक जीत कर आए थे जेवीएम के, 2 चल गए कांग्रेस में, तो बाबूलाल कैसे हो सकते हैं। जिधर ज़्यादा बहुमत होगी पार्टी का उधर विलय माना जाए। ये विलय का मामला लीडर ऑफ अपोजिशन से अलग है। लीडर ऑफ अपोजिशन लेकिन ये तो है ना कि उस दल का नेता होना चाहिए जो विपक्ष में 10% से अधिक संख्या रखता हो। तो अभी तो यही नहीं माना जा रहा है कि बाबूलाल बीजेपी के हैं भी नहीं कि एमएलए। आज के डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बाबूलाल जी को भाजपा का सदस्य मानती है, और भाजपा जब नाम दे रही है बाबूलाल जी का, तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जो लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट होगा उसी के एमएलए हों, ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। जो पार्टी सबसे ज़्यादा एमएलए रखता हो, जो 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से ज़्यादा है, वो एक एमएलए को कहेगा कि इनको आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनाइए, तो नहीं लिखता है कि ये उसी पार्टी के एमएलए हो। कहाँ लिखता है? नहीं लिखता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एमएलए की सारी सुख सुविधाएं बाबूलाल मरांडी को मिल रही है, वो एमएलए हैं, तो ये जीरा का विषय नहीं होना चाहिए कि वो किस पार्टी के एमएलए हैं। जिसको बीजेपी ने प्रपोज कर लिया उसको मानना चाहिए। एकदम सही बात है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि बाबूलाल जी बीजेपी के एमएलए हैं। आप अगर ऐसे हम आधिकारिक तौर पर कोई रिपोर्ट नहीं हम प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विकिपीडिया पर देखिए, गूगल पर देखिए, तो लिखेगा कि बाबूलाल मरांडी जी भाजपा के सदस्य हैं। चूंकि चुनाव आयोग ने भी तो जो वोटर लिस्ट जारी किया था राज्यसभा में, उसमें भी बताया था ये। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि भाजपा के सदस्य हैं बाबूलाल जी। हम इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि जेएमएम कह सकती है कि नहीं, अभी वो मामला विधानसभा न्यायाधिकरण में है। भाई न्यायाधिकरण में जब फैसला होगा देखा जाएगा, और आखिरी फैसला नहीं ना होगा, आखिरी फैसला नहीं होगा। मतलब जब तक ये मामला चल रहा है तब तक दे देना चाहिए। जी हाँ। अब कह रहे हैं कि नहीं, आप किसी और का नाम दीजिए। जेएमएम श्री रविन्द्रनाथ महतो जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाई, और श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। क्या बीजेपी 26 पार्टी वाली 26 एमएलए वाली पार्टी सजेशन दे सकती है कि नहीं आप लोग पद बदल लीजिए, रविन्द्रनाथ महतो जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, बहुत अच्छे आदमी हैं। हम बोलते हैं, हम उनके अपीयर करते हैं, अब मेरा एक्सपीरियंस है कि वो बहुत अच्छे आदमी, अब बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। आप देखिए विधानसभा न्यायाधिकरण में क्या फैसला देते हैं, उसका पॉलिटिकल एंगल्स क्या क्या काम करता है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बात व्यवहार तो बहुत अच्छा है। एक और मुद्दा उठ रहा है कि प्रदीप यादव को जेवीएम विधायक के तौर पे या विधायक दल के नेता के तौर पे बुलाया जाता है, सदन में समय भी अलॉट होता है, और कांग्रेस ने उनको नॉमिनेट भी किया अपना उप नेता के तौर पे। तो क्या ये दोनों मैटर एक तरह से कोरिलेट करता है कि बाबूलाल जी भी को बीजेपी मान रही है, प्रदीप यादव को भी कांग्रेस मान रही है? प्रदीप जी और बंधु जी किस पार्टी के हैं ये तो प्रदीप जी को भी नहीं पता है। वो कहते हैं हम कांग्रेस के हैं। उन्होंने जहाँ तक मुझे याद है 17 फरवरी 2020 से ही पुरजोर तरीके से कहना शुरू किया कि मैं कांग्रेस में विलय कर चुका हूँ, दोनों। तो विधानसभा अध्यक्ष कोई इलेक्शन कमीशन नहीं ना है। वो जब कहते हैं कि हम कांग्रेस में है तो उनको मानिए कांग्रेस में है।
उनके खिलाफ 3-3 केस लगे हुए हैं, डिसाइड कर दीजिए कि किस पार्टी में है, विलय हुआ है कि नहीं कांग्रेस में। एक बंगला में कहावत है, जो तो दोष नंदो घोष। तो बाबूलाल मरांडी जी जो बोलेंगे बस उसको अपोज कर देना है, बस यही बात है। आप देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में हम 2 मिनट बोलना चाहते हैं। यही हेमंत सोरेन जी सिर्फ 19 एमएलए के साथ रघुवर दास सरकार में लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और आज 27 एमएलए के साथ बाबूलाल जी खड़े हैं, तो उनको कहता है कि आप इनको मत रखिए। कहा है भाई, आज वो एमएलए हैं कि नहीं? किसी भी दल के हो अगर मानती है, नहीं, किसी दल ने, वो भाजपा के हैं। नहीं, अगर विधानसभा भी मान रहा है कि वो भाजपा के नहीं हैं, तो भी किसी भी दल के हैं वो। नहीं, देखिए, ये हाइपोथेसिस पर मत जाइए। आदि मध्य भूत वाल हेतु मध्य में मत जाइए। सीधी सी बात है कि जब बीजेपी ने कहा विलय क्या होता है, जब मेरा वो तर्क नहीं, मेरा सवाल ये है सर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने ये फैसला दिया था कि जब 6 विधायक जेबीएम के टूट के चले गए तो उनको मान्यता दी थी कि वहाँ भाई एक बड़ा पोर्शन चला गया है, इसलिए वो सही है। तो उसी आधार पे बाबूलाल मरांडी की सदस्यता भी खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, क्योंकि वहाँ 2 लोग वहाँ गए, ये अकेला है। जो 2 लोग गए, उन दोनों की, वो दोनों जेवीएम से निष्कासित थे। 21 जनवरी को श्री बंधु तिर्की जी निष्कासित हुए, और 6 फरवरी को श्री प्रदीप यादव जी जेवीएम से निष्कासित हो गए। जो लड़का स्कूल से एक्सपेल्ड हो जाता है, उसका किसी क्लास के रजिस्टर में नाम रहता है? नहीं ना रहता है। वो स्कूल में फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो क्या कोई निर्दलीय विधायक अगर एक्सपेल्ड हो गए, वो निर्दलीय विधायक के तौर पे अगर मानते हैं पार्टी से निष्कासित, तो क्या कोई निर्दलीय विधायक किसी पार्टी की सदस्यता ले सकता है? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से इतर इंडिपेंडेंट भी अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो आप किसी भी पार्टी में स्वेच्छा से विलय करेंगे, स्वेच्छा से ज्वाइन करेंगे, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये 10 शेड्यूल बोलता है। खैर, ये विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे से अलग बात है। तो कितना दिन आपको, नहीं हम किसी को हाईलाइट करेंगे ताकि लगे कि हम सोच के बैठे हैं किसी के खिलाफ बोलने को। मुझे सिर्फ कानूनी पक्ष को बोलना है, तथ्यपरक बात बोलना है। आप देखिए, प्रिंसिपल क्या है कि नेता प्रतिपक्ष हो। जब मुख्यमंत्री सदन के नेता के रूप में कुछ बोलते हैं, तो उसको जवाब देने के लिए प्रतिपक्ष से एक नेता रखे जाते हैं, जिनकी कुर्सी फ्रंट रो में ठीक मुख्यमंत्री के सामने होती है। अगर सदन को चलाने में स्पीकर को दिक्कत होगी, तो नेता प्रतिपक्ष ये देखेंगे कि ये हल्ला गुल्ला किसी तरह का समस्या ना हो, कम से कम वो प्रयास करेंगे। और उनकी अहमियत इतनी है, वो बहुत प्रभावशाली पद है, उनकी अहमियत इतनी है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, लोक आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनके अध्यक्ष की जब भी या चीफ कमिश्नर की जब भी अपॉइंटमेंट होती है, तो 3 पदों के धारक उस नियुक्ति के लिए एक साथ बैठते हैं, जिसमें है मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष। आज की हालत क्या है? मुख्यमंत्री ही होम मिनिस्टर है और नेता प्रतिपक्ष है नहीं। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक डिसीजन होगा कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का ऑटोक्रेटिक डिसीजन होगा? तानाशाही डिसीजन हो जाएगा। हम जो कहा यही कानून है, लिखने वाला कौन है? हम ही लिखे, हम ही कानून कह दिया। इसलिए नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। ये कोई दलील नहीं है कि बाबूलाल जी का विलय सही है नहीं है।
आप ही के यहाँ तो है साहब केस, सब केस लगाया फिर बाद में एक केस लगाया, ऐसा क्यों हुआ? बाकी केस में कोई सुनवाई वाले नहीं आते हैं क्या? पिटिशनर उसमें भी हैं, उनको दिक्कत है क्या? सब केस आ रहा था, सब अब कई बार ऑर्डर हुआ है, कम से कम एक बार तो हमको याद है कि सभी केस एक के बाद एक क्रमवार सुने जाएंगे, तो ऐसे ही सुनिए, तो नहीं हुआ। हम ही थे, हमने कहा कि साहब आप सबको एक साथ सुनिए। क्या, एक आखिरी सवाल है मेरा बस, क्या कोर्ट का पहला कोई ऑर्डर ऐसा या संविधान में कोई ऐसी धारा कि इतने लिमिट तक में सुनवाई कर लेना है स्पीकर को, ऐसा कोई है क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन नरीमन साहब ने एक जजमेंट दिया जिसमें कहा कि 4 महीने के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन मैटर में सुनवाई करके फैसला दे दीजिए। तो अभी तो महीना में एक आध बार, एक ही बार, लगभग हर महीना में एक बार लिस्ट होता है। हमने एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन दिया है, उस पर हमने सारी बातें लिख दी हैं, उस पर जवाब भी आ गया है, उसकी कुछ हद तक सुनवाई भी हुई है। एक फैसला दे दे या फिर से सुन ले, मैं फिर से उसको लिखने को कहने को तैयार हूँ। या तो सीनियर एडवोकेट आर एन साहब जी का मानना है कि जो नेता प्रतिपक्ष का पद है उसकी परिभाषा साफ तौर पे अंकित है कि जो 10% से ज़्यादा संख्या रखता वो पार्टी और सरकार के अपोजिशन में खड़ा हो, उनके विधायक जिस किसी को भी चुनेंगे और वो विधायक होना चाहिए, ये ज़रूरी है, तो उसको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाता है। फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है, इस बात को लेकर आप भी सोचिएगा और हम भी सोचेंगे। फिलहाल ये मुद्दा है बीजेपी के लिए, लेकिन सरकार अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रही है, कह रही है बस देखते जाइए आगे क्या होता है। स्पीकर इस डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चलाने का ये एक जरिया है। लेकिन सरकार तो करे, इसे हमारा कोई लेना देना नहीं। सरकार पे आरोप इल्जाम गलत है जेएमएम पे, वो तो स्पीकर कोर्ट का फैसला वो तय करेंगे ना। अब जितनी मुंह उतनी बातें, कानून की बात मैंने कह दी कि ये स्पीकर साहब को मान्यता देने का सिर्फ अधिकार है और वो फैसला लेने का अधिकार नहीं है। अच्छा, वो कह दें कि हाँ साहब, बीजेपी बाबूलाल जी को जिस पार्टी ने प्रपोज किया नेता प्रतिपक्ष, उनके पास 10% से ज़्यादा एमएलए नहीं है विधानसभा के स्ट्रेंथ के अनुसार। ठीक है, तो अब आप इस मुद्दे को समझिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार इसको डायरेक्ट कर रही है, स्पीकर दबाव में काम कर रहे हैं, ये कानून की भाषा में कह रहे हैं कि ऐसा अधिकार नहीं है, फिर भी ऐसा हो रहा है। हल्ला और हंगामा की वजह है, और भी कई मुद्दे हैं जो विधानसभा में उठ रहे हैं। हम बार बार कोशिश करेंगे कि तह तक जाएं और जो सही इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचाएं। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in